हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का डिस्कशन क्लास होगा वैदिक सभ्यता के बारे में, है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देखे थे। हड़प्पा सभ्यता उद्भव कहाँ हुए, उद्भव काल, है ना। और हड़प्पा सभ्यता लास्ट में देखे थे कि पतन, हड़प्पा सभ्यता कैसे गायब हो गई अचानक से, है ना। तो उसमें से एक मत देखे थे हम लोगों ने, विदेशी आक्रमण, है ना। एक मत देखे थे हम लोग, विदेशी आक्रमण। किसने कहा था? चार्ल्स व्हीलर ने कहा था कि विदेशी आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ होगा, नष्ट हुआ होगा। तो ये विदेशी किसके बारे में कहा गया था? ये आर्यों के बारे में कहा गया था। ये विदेशी मतलब किसके बारे में कहा गया था? आर्यों को कहा गया था। आर्यों के बारे में कहा गया कि आर्य आए होंगे और हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया होगा और ये क्या हुआ, नष्ट हो गए थे। इसी तरह हम लोग देखते हैं अब वैदिक सभ्यता के बारे में, है ना। तो आर्य आय, वैदिक सभ्यता मूलतः आर्यों से रिलेटेड, है ना। तो ये आर्य आय मूलतः कहाँ से आर्य आय, कहाँ के निवासी थे आर्य, है ना। उसी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो कुछ इतिहासकार का मत है, इनमें से एक है मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो हैं कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। उसी तरह डॉक्टर सरपूर्णानंद, ये इसमें क्या कहा, आर्य अल्पस पर्वत, है ना। अल्पस पर्वत जो है ना, एशिया और यूरोप को अलग करता है ना। ये अल्पस पर्वत है ना, ये रसिया के आसपास, रसिया में पड़ता है ना, अल्पस पर्वत, है ना, वहाँ से आए। उसका बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, ये आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव से आए। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, यह तिब्बत क्षेत्र से आए। वैदिक सभ्यता में देखिए आर्यों का आगमन, और डिफरेंट इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रचलित मान्यता है ये है कि ये आर्य जो कहाँ से आए, ये मध्य एशिया से कहा। इसने किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह। तो आर्य आए, तो आर्य आने के बाद वैदिक सभ्यता देख रहे हैं। तो वेदों की रचना, ये वैदिक सभ्यता है ना, आर्य के समय में ही क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई। तो वेद की रचना हुई, है ना, वेदों की रचना। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वेद हैं, है ना। तो देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, है ना। पहले देखिए 4 टाइप होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों सीक्वेंस है। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट का कौन है? अथर्ववेद, है ना। तो इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है ना। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में क्या है ना, संकलनकर्ता। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, मतलब कलेक्ट करने वाला कौन है? कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास, है ना। कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। और ऋग्वेद में जो है ना, गायों का वर्णन किया गया है 176, बोले तो 176 बार, है ना। गायों का वर्णन कितने बार किया गया है ऋग्वेद में? 176 बार, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, 10 मंडल। और देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी मंत्र, है ना। ये मंत्र है। पहला और 10वां, है ना, पहला और 10वां मंडल क्या है? सबसे बाद में जोड़ा गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है तो कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया? पहला और 10वां। उसके बाद देखते हैं कि 10 मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या पाए गए हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए तीसरा मंडल ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। उसके बाद देखिए 7वें मंडल में क्या है? 10 राग युद्ध, है ना। 10 राज युद्ध हुआ था। एक सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। इसी का वर्णन है ना, 10 राग युद्ध। किसमें? 7वें मंडल में, है ना। सुदास की विजय हुई थी, है ना। 10 राग युद्ध कहा जाता है। उसके बाद देखिए 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता जो कि क्या है? वनस्पति के देवता है, उसका वर्णन है। और 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। कितना मंडल में? 10वें मंडल में, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद के बारे में देखते हैं कि सामवेद की क्या क्या विशेषताएं हैं ना। सामवेद मूलतः क्या है ना, संगीत का वेद है।
जैसे आप लोग सुने होंगे सा रे गा मा, है ना, ये सामवेद से ही लिया गया है ना। सामवेद में इसका वर्णन है ना। संगीत का वेद, कुछ पूछेगा कि संगीत का वेद कौन, इनमें से संगीत का वेद कौन है, तो सामवेद है ना। उसका बाद अगला है, देखते हैं यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में ना यज्ञ का विधि, यजुर्वेद में मूलतः क्या है? यज्ञ का विधि विधान, है ना। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद का वेद कहा जाता है ना। तो ये यजुर्वेद का वर्णन हो गया, किस क्या है इसमें? यज्ञ का विधि दिया हुआ है ना। और ये अगर ऋग्वेद के बारे में बोला जाए तो क्या है? पूजा का विधि दिया हुआ है ना। पूजा, यज्ञ, भगवान के बारे में वर्णन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में देखिए जादू टोना, है ना। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, है ना। और क्या है? ये विरहद वेद है ना, सबसे मतलब बड़ा वेद है। सॉरी, ब्राह्मण वेद कहते हैं इसको ना, ब्राह्मण वेद कहते हैं। इसमें अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना के बारे में है, वशीकरण है, और ये ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है ना। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है ना। वेदों के अनुसार वैदिक काल में सरस्वती नदी क्या था? सबसे पवित्र नदी, है ना। तो क्वेश्चन इसमें से एक आता है कभी कभी, मतलब उपनिषदों की संख्या, है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है ना। पुराणों की संख्या 18 है। हम लोग को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैदिक हो गया। उसके बाद वेद देखते हैं। वेद का कुछ है ना। वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था, उसका उपवेद कौन है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो पहला देखते हैं वेद, है ना। वेद में देखते हैं ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद को मतलब जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला, मंत्र का उच्चारण करने वाला, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था? होत या होता। और ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो यजुर्वेद, है ना। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? यजुर्वेद है। और ऋग्वेद का उपनिषद कौन क्या हो गया? कौवितकी, है ना। कौवितकी और ऐत्रेय, है ना। ऋग्वेद का उपनिषद कौन हो गया? कौवितकी और ऐत्रेय। उसका आरण्यक कौन है? ऋग्वेद का आरण्यक कौन हो गया? केतकी और रेतरीय, है ना। रेतरीय, है ना। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के बाद कौन वेद है? समवेद आता है। समवेद को गाने वाला या समवेद का मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था? उद्गाता, है ना। उद्गाता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उद्गाता खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद, है ना। उसके बाद सामवेद का उपनिषद कौन हो गया? केन और छांदोग्य, है ना। छांदोग्य, है ना। छांदोग्य। सामवेद का उपनिषद कौन हो गया? छांदोग्य। उसके बाद सामवेद का आरण्य कौन हो गया? जैमिनीय और छांदोग्य, है ना। जैमिनीय और छांदोग्य। उसका बाद हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहते थे? अध्वर्यु, है ना। अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, है ना। और यजुर्वेद का उपनिषद क्यों नहीं है? तैत्तिरीय और मैत्रेयी, है ना। तैत्तिरीय और मैत्रेयी, है ना। उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद का आरण्यक कौन हो गया? तैत्तिरीय और शतपथ। उसके बाद लास्ट वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा कहा जाता था, है ना। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? शीलव वेद, है ना। अथर्ववेद का फिर उपनिषद क्या है? मांडुक्य, पशन और मुंडक, है ना। पशन और मुंडक। उसके बाद अथर्ववेद का आरण्यक क्या है? अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है ना। तो क्वेश्चन ये आता है किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो क्या कहेंगे क्वेश्चन में? किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है ना। हम लोग वैदिक काल में वेद के बारे में देख लिए, और ये लास्ट में नोट में देखिए दिया हुआ है ना, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है ना, ये दिया हुआ था। तो हम लोग अभी वैदिक काल में वेद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना। वैदिक काल में वेद के बारे में पढ़ चुके हैं, और आगे देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक जब रचना हो रही थी तो उस काल के लोग का जीवन या है ना उस टाइम क्या चल रहा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर देखिए हम लोग देख सकते हैं वैदिक काल, है ना। वैदिक काल कैसे, जैसे हड़प्पा का देखे थे ना कि 2700 या 2300 से 1750 या 1700 तक इस मत में था। उसके बाद वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? 1500 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व के बीच का रहा है। ठीक है, तो वैदिक काल को जो ना 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। देखिए पूर्व वैदिक काल में 1500 BC से 1000 BC के बीच के काल को पूर्व वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से 600 BC के बीच के काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग पूर्व वैदिक काल से स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पूर्व वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या उस टाइम की थी, है ना। तो इसमें पहला देखते हैं, जैसे हड़प्पा क्या था, हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी। उसी तरह वैदिक काल क्या थे, पूर्व वैदिक काल देखें तो वैदिक काल क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, ध्यान रखना है। इसमें क्या था, कबीलाई जीवन था। और कबीलाई, इसको क्या जन कहा जाता है। कबीलाई में लोग रहते थे और उसको क्या कहते थे, जन कहते थे। और राजन, राजन मतलब राजा होता था, है ना, राजन राजा होता था, है ना। और क्या राजा को क्या था, सीमित अधिकार था, उस उतना ज़्यादा अधिकार नहीं था, क्या था, सीमित अधिकार था। उसी तरह इस समय जो है ना, समाज में कुछ वैदिक पूर्व वैदिक काल में समाज की कुछ सभाएं होती थी, उसके बारे में वर्णन है। देखिए पहला क्या है, समिति। समिति क्या था, ये आम जन के लिए सभा थी, आम सभा थी, मतलब सभी लोग इस सभा में भाग लेते थे। उसके एक नाम सभा नाम से एक सभा था। ये कुलीनों की संस्था थी, मतलब छोटे वर्गों की एक संस्था थी। उसके बाद क्या है, विदर्भ। विदर्भ क्या था, उपज और लूट का बंटवारा करने के लिए जो होता था उसको विदर्भ कहता था। गण क्या कहता था, गण कुलीनों की संस्था, मतलब कुलीन मतलब निम्न वर्गों की एक संस्था थी, है ना। तो ये था यहाँ तक। उसका आगे देखते हैं नोट में, समिति और विदर्भ में महिलाओं की भागीदारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक काल में ना महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, जो आगे चल के उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं की अच्छी स्थिति में क्या गिरावट आई थी ना। तो देखिए नोट में दिया हुआ है ना, समिति है ना, समिति और विदर्भ। अभी हम लोग जो है देखिए समिति और विदर्भ में क्या महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, है ना। तो उसके बाद देखिए पूर्व वैदिक काल में कुछ सामाजिक जीवन किस तरह का व्यतीत होता था, है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए बलि पहला टॉपिक है, इसमें पहला हेडिंग है बलि। बलि क्या होता था, पूर्व वैदिक काल में स्वैच्छिक कर था, मतलब राजा को जनता अपने इच्छा से जो कर देता था उसे क्या कहते थे, हम बलि कहा जाता था। और पूर्व वैदिक काल में क्या था, लोग तांबे का प्रयोग करते थे, पशुपालन भी करते थे और कृषि का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, है ना, कृषि भी करते थे। उसके बाद इंद्र क्या थे, पूर्व वैदिक काल में क्या थे, ये देवता थे, है ना। उसके बाद क्या है, रत्नीज क्या था, एक अधिकारियों को बांटा गया था, है ना। रत्नीज क्या था, अधिकारियों को बांटा जाता था, जिसकी संख्या क्या होती थी, 7 होती थी, रत्नीज, है ना। अधिकारियों को बांटा जाता था, रत्नीज की संख्या कितनी थी, 8 थी, 7 थी। और वैदिक काल में जो समाज था वो पितृ क्या है, पितृधान था ना, पितृ प्रधान था ना, मतलब पिता ही प्रधान था, है ना। और बाल विवाह पर्दा विवाह का क्या था, प्रचलन नहीं था, कौन, पूर्व वैदिक काल में। और स्त्री क्या करती थी, स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, है ना। और स्त्री को इस स्त्री का भी क्या होता था, 16 संस्कारों में जो होता था ना वो होता था, हाँ ना। उसके बाद यज्ञ में भाग लेना, मतलब बहुत सारे अधिकार पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की थी, जो कि आगे उत्तर वैदिक काल में क्या होती, स्त्री की दशा में गिरावट आती है। वो हम लोग आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का कब देख लीजिए, 1000 BC से 600 BC के बीच है ना, अभी हम लोग जो देखे हैं ना। और ये दूसरी नगरीकरण है, मतलब जैसे देखिए पूर्व वैदिक काल जो क्या था, वो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। और जैसे हड़प्पा क्या थी, वो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल जो दूसरी नगरीकरण सभ्यता कहा जाता है इसको, है ना। 1000 BC के आसपास लोहा का खोज होता है ना, 1000 BC के आसपास क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज किया जाता है। और ये जो जन था, जो कबीला था, पहले कबीला को क्या कहते थे, जन कहा जाता। जन का आकार बढ़ गया, अब जन से क्या हो गया, जनपद हो गया, है ना। गोत्र का कंसेप्ट जान रहे हैं आप लोग, गोधन एकत्र होना, है ना। मतलब जैसे अभी पूछता है ना कि आप किस गोत्र के हैं, पूछा जाता है ना। तो गोत्र का कंसेप्ट प्राचीन काल से ही आया था। तो गोत्र का क्या होता है ना, प्राचीन काल में, इस काल में मतलब जिस इंसान के पशु एक साथ
एक एक जगह एक घेराव में रह के बांधा जाता था, उसको एक गोत्र का लोग कहा जाता था। ये गोत्र का कंसेप्ट यही है ना, यहीं से गोत्र का कंसेप्ट था, गोधन एकत्र होना है ना। जिस जिस इंसान का गोधन एक जगह होता था वो एक गोत्र के कहलाते थे। यहीं से गोत्र का कंसेप्ट उत्पन्न हुआ थे। अब देखिए स्वेच्छा, पहले क्या था, बलि क्या था, पूर्व वैदिक काल में क्या था, स्वेच्छा से दिया जाता था कर, उसको क्या कहते थे, बलि कहते थे ना। अब स्वेच्छा की जगह क्या हो गया था, नियमित कर, मतलब राजा द्वारा कर लगाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, राजा का अधिकार में बढ़ोतरी हुआ। पूर्व वैदिक काल में तो राजा को सीमित अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब अधिकार बढ़ा तब ना स्वैच्छिक की जगह नियमित कर व्यवस्था लागू कर दिया गया ना। इसमें कृषि और पशुपालन भी थी। और इसके देवता कौन हो गए फिर, उसका देखिए उस टाइम क्या था, पूर्व वैदिक काल में देवता कौन थे, इंद्र थे। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देवता कौन हो गए, प्रजापति है ना, देवता कौन हो गए, प्रजापति है ना। उसके बाद आगे देखते हैं रत्नीज। हम लोग जस्ट देखे अभी रत्नीज अधिकारी हुआ करता था ना, उसमें 7 था, इसमें अधिकारी कितनी हो जाती है रत्नीज में, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कितना हो जाता है, ये 17 हो जाते हैं ना। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ना एक व्यवस्था चल रही थी, चलती थी, जिसको कहा आश्रम व्यवस्था कहा गया था ना। जैसे अपने जीवन काल में इंसान को किस किस उम्र आयु में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक आश्रम व्यवस्था दिया गया था। ये 4 तरह में बटा हुआ था, ठीक है। देखिए पहला क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब 0 से 25 वर्ष तक की आयु में क्या होना, ब्रह्मचर्य जीवन है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन है ना। उसका 25 से 50 वर्ष की आयु को कहा गया, गृहस्थ जीवन। उसका 50 से 75 वर्ष की आयु को क्या किया गया, वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद 75 से 120 वर्ष के बीच की आयु को क्या किया गया, संन्यास जीवन, मतलब पूजा पाठ करना है ना, भगवान का नाम लेना, ये संन्यास जीवन हो गया था। इस एज में क्या कैटेगरी में आसन व्यवस्था को डिवाइड किया गया, ठीक है। देखिए उसके बाद देखते ऐत्रीय ब्राह्मण। इसी काल में ऐत्रीय ब्राह्मण था, उसमें ग्रंथ था, उसमें कहा गया है पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है। किस कंटेक्स्ट में कहा गया ये तो नहीं पता, लेकिन पुत्री को दुखों का कारण बताया गया, ठीक है। उसके बाद मैत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया, शराब जुआ के भांति स्त्री भी एक क्या है, बुराई है, ये बताया कि क्या है, किसमें, मैत्रेय ब्राह्मण में है ना, मैत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। अगला फिर देखते हैं। उसके बाद देखिए उस टाइम के राजा जो है ना कुछ यज्ञ क्या करते थे है ना। तो उसमें से जैसे जैसे हम लोग रामायण देखे होंगे, तो उसमें देखते हैं ना कि रामायण जब रावण को मार के जब राम जी आ जाते हैं, तो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना, जो लव कुश एक घोड़ा को पकड़ लेता है, तो वही है राजसूय यज्ञ है ना, राजसूय प्रतिष्ठा है तो है ना, सॉरी अश्वमेध था। तो उसी तरह कुछ कुछ यज्ञ राजा द्वारा करवाया जाता था। जैसे इसमें से 3 तरह का यज्ञ होता था साम्राज्य विस्तार के लिए। पहला क्या होता था, राजसूय यज्ञ है ना। राजसूय यज्ञ कब कराया जाता, प्रतिष्ठा होती है, मतलब कोई भी राज प्रतिष्ठित है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो इस मतलब ऐसा प्रदर्शित करने के लिए वो राजा क्या करता था, अपने राज्य में राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। उसके बाद देखिए वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, ये शक्ति प्रदर्शन होता था। कोई भी राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाता था कि हाँ हम वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, मतलब शक्तिशाली हैं या शक्ति है ना। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, यही रामायण की घटना में है, जो लव कुश घोड़ा पकड़ लेता है। अश्वमेध क्या होता है, राज विस्तार। इसमें क्या होता है, एक विशेष तरह का घोड़ा को सजा दिया जाता है, और वो घोड़ा जिस जिस एरिया में जाएगा तो उस राज्य की अधीनस्था उसको स्वीकार नहीं होगी। अगर वो घोड़ा को पकड़ लेता है तो युद्ध होता है। तो इसी से वो लव कुश का घटना जो है ना रामायण से आप लोग देख सकते हैं ना। तो यही है ना अश्वमेध यज्ञ है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में नदी और उसके नाम, क्या क्या नाम थे और प्राचीन काल में वो नदी का वर्तमान नाम देखेंगे, और उस टाइम क्या क्या नाम था उस नदी का वो देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1 आयरन में क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। देखिए कुंभा नदी का प्राचीन नाम क्या था, कुंभा है ना। कुंभा का प्राचीन नाम क्या है, कुंभा, और वर्तमान में क्या नाम है, काबुल है ना। उसके बाद क्या है, वित्तसता है ना, वित्तसता प्राचीन नाम है, और आधुनिक क्या नाम है, झेलम नदी है ना। अस्किनी है ना, अस्किनी का भी नाम क्या है, चिनाब नदी को कहते हैं। उसके बाद पुरुषनी क्या, रावी नदी कहते हैं ना। सतुद्री मतलब सतलज नदी हो गया ना। विपाशा मतलब
व्यास नदी और सदानीरा मतलब गंडक। ये सदानीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। सदानीरा किस नदी का नाम है? तो विपास गंडक नदी को कहते हैं सदानीरा नदी, है ना। तो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वैदिक काल, यहीं तक था। तो देख ले, तो पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में क्या क्या घटना है। इसमें क्या ना, स्त्री की दशा में क्या गिरावट आता है उत्तर वैदिक काल में। यह स्त्रियाँ क्या, स्त्री में यज्ञ में बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है ना। और पूर्व वैदिक काल में क्या था, स्त्री जो है ना, स्त्री की दशा बहुत अच्छी थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या, स्त्री की दशा में थोड़ा सा गिरावट आए, है ना। यही था। आप लोग ये वीडियो दो तीन बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक हल्का सा टॉपिक है महाजनपद के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए हम लोग महाजनपद 16 होंगे ना, जैन भगवती सूत्र और अनुत्तर निकाय के बारे में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है ना। तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब बौद्ध और जैन पढ़ेंगे तो अभी देखते हैं कि जनपद का कैसे विकास होता है ना। देखिए हम लोग जस्ट अभी हम लोग देखें ना, पहले क्या था, लोग कबीला में रहते थे। कबीला का आकार बढ़ के क्या हो गया, जन हो गया। जो वैदिक काल में हम लोग देखें, पूर्व वैदिक काल में, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखें ना, फिर जन का आकार बड़ा होकर क्या हो गया, जनपद बन गया। और फिर जनपद का आकार बन के क्या हो गया, महाजनपद, है ना। महाजनपद हो जाता है ना। तो यही हम लोग को देखना है। महाजनपद 16 महाजनपद था, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के, है ना, बौद्ध ग्रंथ की अनुत्तर निकाय, है ना। बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ पूछेगा, अनुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का अनुत्तर निकाय। और जैन धर्म के भागवती सूत्र में से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जैसे कौन 16 महाजनपद है, इसके बारे में हम लोग को अभी देखना है। तो देख लिए, बौद्ध ग्रंथ की अनुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है जो उस टाइम थे प्राचीन में, है ना। तो उसमें से पहला देखते हैं, ये टोटल 16 है ना। कौन बिहार में है, कौन बिहार से बाहर है ना, कौन भारत से ही बाहर है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो महाजनपद के नाम, और उसके ये महाजनपद के नाम हुए इस साइड, और उसकी राजधानी ये हुई, है ना। तो हम लोग देखते हैं। तो 16 महाजनपद में 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो बिहार का है, ठीक है। मगध, है ना, मगध महाजनपद, महाजनपद है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था मगध, है ना। तो मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगीर थी, है ना। ये पटना और गया का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये अंग महाजनपद, ये चंपा, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। ये किस क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, है ना। उसके बाद वज्जी कहाँ पे, वैशाली, वर्तमान में तिरहुल प्रमंडल में, है ना, तिरहुल प्रमंडल में। तो क्वेश्चन एक आता है कि 16 महाजनपदों में से इनमें से कितने या कौन कौन महाजनपद बिहार में है। तो देख सकते हैं बिहार में कितने महाजनपद है, 3, मगध, अंग और विज्जी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है ना। तो ये तीनों याद रखते हैं, मगध, अंग और विज्जी, ये 16 महाजनपदों में से ये 3 महाजनपद कहाँ पे हैं, बिहार में पड़ते हैं ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महाजनपद जो यूपी के हैं ना। तो देखते हैं पहला काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती या साकेत। मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर, जहाँ पे गौतम बुद्ध अपना प्राण त्यागे थे ना। ये कुशीनगर एक गणतंत्र है ना। उसके बाद वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, है ना। करू की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, है ना। सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं पंचाल की राजधानी क्या है, अहिल छत्र, है ना। उसके बाद देखिए चेदी का राजधानी कहाँ है, सुक्तिमती, है ना, सुक्तिमती। तो उसके बाद ये चारों ये जो है ये सारा कहाँ का है, ये यूपी का। देखिए काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, करू और सूरसेन, पंचाल और चेदी, ये 8 हैं, टोटल 8 है ना। ये टोटल 8 कहाँ के हैं, यूपी के हैं। 3 हम लोग देख लिए बिहार के, 8 हम लोग देख लिए कहाँ के, यूपी के। 8 3 कितना 11 हो गया, और बचा 5 देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो देखिए 5 में से एक है, ये है अवंती की राजधानी कहाँ पे है, उज्जैन या महिष्मती, है ना। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो एक हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद देखते हैं मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर। एक कहाँ का हो गया, ये है राजस्थान। उसके बाद एक है अस्मक की राजधानी क्या है, पोतल और
पोटली ये है आंध्र प्रदेश में। तो एक क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत का महाजनपद कौन है, तो यही असमक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। असमक की राजधानी कहाँ है, कौन है, पोतली है ना। उसके बाद देखते हैं 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर के हैं, तो वो कौन कौन है, तो वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। वो हो गया कम्बोज, है ना। एक क्या हो जाता है, भारत से बाहर है ना, ये कम्बोज। इसकी राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक, है ना। और दूसरा क्या है, गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। देख लीजिए भारत का मैप है ना। तो इस जगह पे था, है ना। इस जगह पे ऊपर का पार्ट जो हो गया यह क्या है, राजपुर है या हाटक, और नीचे का क्या है, तक्षशिला। तो ठीक है फ्रेंड, यहीं तक था आज का वैदिक काल। इसमें हम महाजनपद को थोड़ा सा जोड़ दिए, ताकि छोटा सा ही था तो एक पेज का वीडियो सही नहीं होता, तो इसको ऐड कर दिए। आगे हम लोग बहुत जैन जंप पढ़ेंगे। तो वैदिक काल अभी समाप्त होता है, इसको आप लोग 2 बार 3 बार जरूर देखें, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करें नोट्स बना ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने डिफरेंट बुक कलेक्ट करके ये मटेरियल तैयार किया गया है ना। कुछ बुक में कुछ चेक दिए हुए, कुछ नहीं दिए, तो हम सारे को कलेक्ट कंपाइल करके हम ये नोट्स खुद से लिख के खुद से आप लोग के बीच ला रहे हैं। तो इसलिए कोऑपरेट करिए, अच्छा से पढ़ें, है ना। इसका नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके इनकमिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप लोग गौर करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे जो हम थ्योरी क्लास में आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप लोग MCQ थोड़ा कम देख रहे हैं, MCQ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप थ्योरी क्लास कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड MCQ जब हम आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं उसको ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग का इसी तरह प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।